नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोग आपके अपने चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन पर आपका एक क्लिक मेरे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है और मैं दूने उत्साह से अगला वीडियो बनाने में लग जाता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग यूसीसी की चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रधानमंत्री के द्वारा भी लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की जाती है, इस इशू को उठाया जाता है और हाल ही में उत्तराखंड में इसे लागू किया गया है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, यूसीसी सभी धर्म, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हों, के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे आदि मामलों में एक समान कानून की बात करता है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इन मामलों में पूर्व में या पहले से कोई कानून नहीं था जो कि इन मामलों को देखा जाता था? जी हाँ दोस्तों, पूर्व से इन मामलों के लिए सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून थे, जिसे कि पर्सनल लॉ कहते थे, निजी कानून। मसलन हिंदू समुदाय के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम समुदाय के लिए शरीयत कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937। सैकड़ों वर्ष पुराने सामाजिक, धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं पर आधारित इन निजी कानूनों, पर्सनल लॉज में बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी परंपरा, रीति रिवाज, यहाँ तक कि कानून भी भले ही कितना पुराना क्यों न हो, परंतु अगर उससे मानवीय हित प्रभावित होता है, मानवीय हितों की अनदेखी होती है, तो उन कानूनों में बदलाव किया जाता है, उन मान्यताओं, परंपराओं को बदला जाता है। यही वो वजह थी पर्सनल लॉज को बदलने की। क्योंकि अगर आप पर्सनल लॉज को देखें तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसके रहते हुए भी हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में तमाम तरह की बुराइयां, कुरीतियां थीं, जिसे कि दूर नहीं किया जा पा रहा था। मसलन दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बेटियों को संपत्ति में उत्तराधिकारी न बनाना इत्यादि कई तरह की समस्याएं हिंदू धर्म में भी विद्यमान थी। उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम पर्सनल लॉ, निजी कानून 1937 के रहते हुए भी हलाला जैसी कुप्रथा, 3 तलाक इत्यादि कई अवधारणाएं मौजूद थी, जिसके वजह से खास करके महिलाओं का शोषण हो रहा था। वे पीड़ा में थीं, वे कष्ट में थीं। तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम समुदाय हो, सिख, ईसाई, सभी में जो जो त्रुटियां थी, जो जो कमियां थी, विसंगतियां थी इनके निजी कानूनों में, उनको दूर करने के लिए एक समान कानून बनाने की बात उठने लगी। हालांकि इन कानूनों में सारी की सारी बातें गलत नहीं हैं, सारी बातें, मैक्सिमम बातें अच्छी हैं, परंतु कुछ जो त्रुटियां थी, जिसके वजह से खास करके महिलाओं का हित प्रभावित हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, वे पीड़ा में थी, उनको बदलने की आवाज़ उठने लगी, मांग उठने लगी। और यहीं पर यूसीसी पिक्चर में आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जी हाँ दोस्तों, तो अब सवाल ये है कि क्या यूसीसी के आ जाने से सभी के धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं इत्यादि को खत्म कर दिया जाएगा या एक कर दिया जाएगा? जी नहीं दोस्तों, अब जैसे हिंदू धर्म में शादी जिस रीति रिवाज से होती है, 7 फेरे लेकर, या उनके जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वे उसी प्रकार उनका अनुपालन करेंगे। और मुस्लिम समुदाय भी अपने धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं का उसी प्रकार अनुपालन करेंगे जैसे वे पूर्व से करते आ रहे हैं। परंतु कुछ जो पेचीदगियां थी, मसलन तलाक के बाद भरण पोषण कितना दिया जाए, नहीं दिया जाए, ये सभी धर्मों में अलग अलग था। तो इनको एक किया जाएगा। जो त्रुटियां थी, जो कमियां थी, उनके जगह पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। तो आपने समझा दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस प्रकार अति आवश्यक है और ये क्यों लाया गया। निजी कानूनों की जगह पर यूसीसी इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि उन निजी कानूनों में कई तरह की त्रुटियां, विसंगतियां थी, जिसको कि दूर करना काफ़ी आवश्यक था। उसके वजह से खास करके महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था, मानवीय अधिकारों, मूल्यों का हनन हो रहा था। इस वजह से एक कानून की आवश्यकता थी जिससे कि सभी धर्म, सभी मजहब, किसी का भी शोषण न हो, कोई पीड़ा में न रह सके। तो इसीलिए आया यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये हमारे संविधान में भी नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत भाग 4 अनुच्छेद 44 में वर्णित है। तो मेरी कोशिश थी दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने इत्यादि मामलों में सभी धर्म के लिए एक समान कानून की वकालत करता है, इस तथ्य को मैं आपको सिंपल, सरल शब्दों में समझा सकूं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी,
पहले से कौन से कानून थे मौजूद जिसे पर्सनल लॉ कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने सरल और व सहज शब्दों में आप तक यूसीसी क्या है उसको पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, मेरा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी आवश्यक होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं यूसीसी से जुड़े हुए तमाम प्रावधान को काफ़ी विस्तृत रूप से लेकर आऊँगा, जो कि स्टेट पीसीएस, पीटी, मेंस इत्यादि की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें। आपके अपने चल पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए याद। जय हिंद, जय भारत।